जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, राफेल डील पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नई डील के तहत अधिकतम भारतीय कंपोनेंट्स इसमें शामिल किए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल डिवाइस भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। यानी कि सिर्फ खरीद नहीं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स भी भारत में क्रिएट होंगी। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम स्वदेशी कंपोनेंट्स लगातार बढ़ा रहे हैं और ये भारत को मजबूत बनाता है। हमारी स्ट्रैटेजिक साझेदारी को ये और गहरा करेगा और भारत में रोजगार को जनरेट करेगा। और उन्होंने कहा कि रफाल के लिए भी हम यही करेंगे। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत फ्रांस के साथ 114 रफाल डील को लेकर बात फाइनल करने वाला है। और आप में से कई लोगों ने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए और उन्होंने कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा। वहीं अर्मीनिया को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों, 2020 में जब अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जंग हुई थी नारगोनो काराबाख में, तो उस दौरान दोस्तों अर्मीनिया को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि अजरबैजान के आर्म फोर्सेस ने आधुनिक ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था अर्मीनिया के खिलाफ, जिससे कि अर्मीनिया की कई बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गई। यहाँ पर दोस्तों अजरबैजान ने अर्मीनिया के खिलाफ बराक MX का इस्तेमाल किया, जिसने कि अर्मीनिया की कई मिसाइल हमलों को रोक दिया। अब अर्मीनिया दोस्तों भारत की परलय मिसाइल को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहा है, जिसे कि DRDO ने बनाया। परलय यहाँ पर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये ट्रेडिशनल बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करती, ये क्वाजी बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ के साथ आती है और टर्मिनल फेज में ये मैनवर हो सकती है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, लेकिन एक्सपोर्ट वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर से कम का होगा। मतलब साफ है कि अर्मीनिया को अगर परलय मिल जाती है तो दुश्मन इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा और उसके पास रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होगा। मतलब डील फाइनल अगर होती है तो अर्मीनिया भारत का पहला परलय एक्सपोर्ट कस्टमर बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों DRDO के फेज 2 BMD प्रोग्राम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि AD2 इंटरसेप्टर अब काफी महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है। AD2 दोस्तों लगभग 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है। इवन दोस्तों ये MIRV को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इससे पहले AD1 इंटरसेप्टर के 2022 में सफल फ्लाइट टेस्ट हुए थे और 2024 में फेज 2 वैलिडेशन पूरा हो चुका है। AD1 और AD2 दोस्तों ये दोनों मिलकर भारत की लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का अपर टियर बनेंगे। और अगर 2026 से 27 में AD2 के डेवलपमेंट ट्रायल शुरू होते हैं तो 2030 से पहले फेज 2 BMD लगभग तैयार हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों DRDO अब पिनाका LRGR फैमिली को 300 किलोमीटर और 450 किलोमीटर रेंज तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। इससे पहले आप सबको मालूम है कि 120 किलोमीटर वाला वेरिएंट का सफल टेस्ट हो चुका है और अब 300 किलोमीटर वाला वेरिएंट अगले 3 साल में ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन असली गेम चेंजर होगा 450 किलोमीटर वाला लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। ये सिस्टम दोस्तों टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि परले से ठीक नीचे की स्ट्राइक लेयर में बैठेगा। मतलब दुश्मन के एयरबेस हम इससे खत्म कर सकते हैं, लॉजिस्टिक हब, कमांड सेंटर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब 450 किलोमीटर के अंदर निशाने पर होंगे। और इवन दोस्तों भारत की जो नई रॉकेट फोर्स बनने वाली है उसमें ये हाई वॉल्यूम और प्रिसीजन डीप स्ट्राइक हथियार होगा हमारा। पिनाका की ये लेयर स्ट्राइक आर्किटेक्चर दोस्तों 40 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर और उससे आगे परले तक पूरी फायर पावर CD तैयार कर देगी। और ये दोस्तों भारत के रॉकेट फोर्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हथियार हो जाएगा। वहीं दोस्तों गगनयान को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। DRDO ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये टेस्ट चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की हाई स्पीड रेल ट्रैक रॉकेट सेल्ड फैसिलिटी में किया गया। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि ये टेस्ट दोस्तों असली उड़ान से भी ज्यादा लोड पर किया गया, यानी कि पैराशूट को उससे भी ज्यादा स्ट्रेस दिया गया जितना मिशन में आएगा। और इस दौरान दोस्तों इसरो और DRDO की ARD की टीम वहां मौजूद थी। ड्रॉग पैराशूट दोस्तों वही सिस्टम होता है जो कैप्सूल को स्पेस से लौटते समय सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्थिर करता है। और अब इस सफलता ने यह बात साबित कर दी है कि भारत सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि ह्यूमन स्पेस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी खुद से डिजाइन कर रहा है। वहीं डिफेंस स्टार्टअप के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय सेना ने प्रस्ताव दिया है एक खास तरीके के फंड का जो हाई रिस्क यूजर ट्रायल के दौरान स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल लॉस से बचाएगा। यानी कि दोस्तों अगर ट्रायल के दौरान ड्रोन क्रैश हो जाता है, टैंक माउंटेड सिस्टम खराब हो जाता है या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट टेस्ट में प्रोटोटाइप डैमेज हो जाता है तो पूरा नुकसान स्टार्टअप को नहीं उठाना पड़ेगा। और ये वो वैल्यू ऑफ डेथ है जहां भारत के कई इनोवेशन प्रोटोटाइप से इंडक्शन तक पहुंचने से पहले रुक जाते हैं। और अगर ये फंड सही तरीके से लागू होता है तो स्टार्टअप्स अब सेफ और इंक्रीमेंटल आइडियाज नहीं बल्कि बोल्ड और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ट्रायल्स में लेके आएंगे। और ये स्टेप मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाकर डिजाइन इन इंडिया की ओर बड़ा संकेत देता है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सासमोस हिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया और इस समझौते के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। फोकस किया गया है दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल सिस्टम, एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि तीनों ही आर्म फोर्सेस के लिए हर डोमेन में को डेवलपमेंट और को इंडियनाइजेशन किया जाएगा। ये साझेदारी सिर्फ घरेलू मजबूती तक सीमित नहीं रहेगी दोस्तों, टारगेट है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम की ग्लोबल एक्सपोर्ट क्षमता को बढ़ाना। वहीं महिंद्रा ग्रुप और ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर ने ऐलान किया है कि अगर भारतीय वायुसेना C390 को MTA प्रोग्राम के तहत चुनती है तो भारत में बनेगा
अत्याधुनिक एमआरओ फैसिलिटी, और ये फैसिलिटी बेस और हेवी मेंटेनेंस, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, कंपोनेंट ओवरहॉल, एवियोनिक सपोर्ट, पायलट और टेक्नीशियन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी। C-130 मिलेनियम की बात की जाए तो ये 26 टन पेलोड वाला मल्टी मिशन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कार्गो, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, एयर ड्रॉप, मेडिकल इवैक्यूएशन और एयर टू एयर रिफिलिंग तक कर सकता है। मतलब साफ है कि भारतीय वायुसेना के लिए दोस्तों ये एयरक्राफ्ट लेना केवल एक डील नहीं होगी, बल्कि भारतीय वायुसेना की इससे ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी और लाइफ साइकिल सपोर्ट की गारंटी भी सुनिश्चित हो जाएगी। अगर इंडियन एयरफोर्स फाइनली इसको चुनती है तो भारत एशिया का C-390 एमआरओ हब भी बन सकता है। लेट्स सी भारतीय वायुसेना MTA प्रोग्राम में किस एयरक्राफ्ट को फाइनल करती है। वैसे आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि भारत ने फ्रांस की कंपनी CILS के साथ एक MOU साइन किया है हेलिमा P डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के लिए। हेलिमा P की बात की जाए तो ये एक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन को आसमान में जलाकर गिरा देता है, वो भी बिना मिसाइल खर्च के। इस प्रोजेक्ट में भारत की XCK टेक्नोलॉजीज, सिस्टम इंटीग्रेटर और लोकल पार्टनर में महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, क्योंकि यहाँ पर लेजर वेपन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि लो कॉस्ट पर शॉट होते हैं, सटीक निशाना लगा सकते हैं, तेज रिएक्शन टाइम देते हैं, एंटी ड्रोन डिफेंस में ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों स्वार्म ड्रोन्स के खतरों के बीच ये डील भारत की एयर डिफेंस लेयर को एक नई टेक्नोलॉजिकल बढ़त दिला सकती है। हालांकि DRDO और भारत की कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। वहीं दोस्तों भारत फोर्स लिमिटेड और ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी विविडियन टेक्नोलॉजी ने एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया, जिसका फोकस है ऑटोमोटिव, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और AI सर्वर प्लेटफॉर्म। दोनों ही कंपनियां मिलकर नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स विकसित करेंगी, जहां एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन से। AI की दुनिया में दोस्तों जनरेटिव इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम और सस्टेनेबल कंप्यूट तेजी से इंडस्ट्री को बदल रहे हैं, और ये पार्टनरशिप भारत को ग्लोबल AI और डिफेंस टेक इकोसिस्टम में मजबूत पोजीशन दे सकती है। मतलब साफ है कि मेक इन इंडिया आगे बढ़कर अब बिल्ड फॉर द वर्ल्ड की दिशा में काम कर रहा है। वहीं दोस्तों CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने हैप्स प्रोग्राम के बारे में बड़ी जानकारी दी है। दरअसल हैप्स प्रोग्राम के डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि फुल स्केल हैप्स मॉडल 2026 के अंत तक पहली उड़ान के लिए तैयार होगा। हैप्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है, जो कि एक सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट होता है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और ये हफ्तों या शायद महीनों तक वहां मंडरा सकता है। और ये जो फुल स्केल वाला हैप्स होगा दोस्तों, उसका विंग स्पैन 30 मीटर से ज्यादा होगा, वजन 150 किलोग्राम होगा, 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज स्पीड होगी, 10 किलो का मॉडुलर पेलोड ये कैरी कर सकता है। इवन इसके जरिए दोस्तों रियल टाइम बॉर्डर ISR हमें मिलेगा, रिमोट एरिया में 5G 6G कनेक्टिविटी मिलेगी, डिजास्टर मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी। यानी कि दोस्तों सैटेलाइट की तरह ये महंगा नहीं है और UAV की तरह इसकी रेंज सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय तक ये एक ही जगह पर स्थिर कवरेज हमें देगा। और अगर पहली उड़ान सफल रहती है तो भारत स्ट्रेटोस्फेरिक टेक्नोलॉजी में ग्लोबल रेस में शामिल हो जाएगा। दोस्तों चेन्नई की JNUS टेक्नोलॉजी ने कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRD के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV के लिए स्वदेशी ऑटो लोडर सिस्टम तैयार किया। और ये सिस्टम टैंक में एमुनिशन को अपने आप लोड करता है, जिससे फायरिंग स्पीड 10 सेकंड से भी कम हो सकती है और सैनिकों की सुरक्षा बढ़ती है। पहले भारत को रूसी सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब पूरी तकनीक भारत में डेवलप हो गई है। FRCV प्रोजेक्ट के तहत 1770 नए टैंक शामिल किए जाएंगे, जो पुराने T-72 टैंक्स की जगह लेंगे। ये कदम दोस्तों आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा और भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ा जाएगा। मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि उन्हें खुद तैयार कर रहा है। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको किसी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।